हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आप सभी का आप जीतेंगे पर। यह गुरूर नहीं है, अदाए जिंदगी है। कोई हूबहू मुखौटा पहनकर महफिल में उतरे, समझ लेना गंदगी है। कुत्ते कितना भी भौंक लें, शेर नहीं बन पाते। झूठ बोले कौवा काटे। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको बता दूं दोस्तों, आजकल पाकिस्तान भारत के इतिहास को अपना बनाकर भारत जैसा दिखना चाहता है। लेकिन क्या कमेंट में करके बताएंगे, क्या पाकिस्तान में भारत का एक भी गुण है? नहीं। मैं आपको आज एक तस्वीर ऐसी दिखाना चाहता हूं कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आप कहेंगे सर, यह कौन सी चीज आ गई कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया? मैं सबूत दिखाता हूं, यही मेरी आदत है। और आपको आज इस सबूत के दौरान एक चीज बहुत अच्छे से कनेक्ट करूंगा कि अगर विश्व युद्ध भी हो जाए तो क्यों भारतवर्ष ही दुनिया के विश्व पटल पर प्रमुख स्थान पर बैठा होगा। आज छाती ठोककर इसका ऐलान करूंगा इस आर्टिकल में। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, और यह आर्टिकल मैं उन्हीं के लिए बनाता हूं जो इसको समझ पाते हैं, क्योंकि हर कोई तो इसको समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनको संविधान से अधिकार भी चाहिए और इसी भारत देश से आजादी भी चाहिए। वो इसके टुकड़ों की मांग भी करेंगे। तो ऐसे जाहिलों को तो मैं समझा ही नहीं सकता, मगर जो राष्ट्रवादी है, जिसके पास यह प्रश्न आता है कि भारत पहले है या धर्म पहले है, उनको एक बात टाल ठोक कर बता देना चाहता हूं इस धागा खोलने वाली एनालिसिस में कि भारत अलग है, सनातन अलग है। यह प्रश्न वही पूछेगा जो अपने मां बाप से जाकर पूछेगा कि मैं बाप का हूं या मां का हूं। ध्यान रखना, यह भारत वर्ष और सनातन ये दो पहलू नहीं है, यह एक ही चीज है। बिना सनातन के भारत नहीं है, भारत के बिना सनातन मुमकिन नहीं है। इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इसलिए आपको दिखा देता हूं, ये देखिए एक बार, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे जाबाज। यह आर्टिकल आपको उस मुहाम तक लेकर जाएगा, उस मुकाम पर पहुंचाएगा जहां आप खुद कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कोई माइकल पैदा नहीं हुआ। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर जो भारत को विश्व युद्ध अगर हुआ भी तो भी विश्व पटल पर प्रमुख स्थान पर बैठा देखेंगे। मैं दिखाऊंगा सबूत। मैं केवल ऐसे ही भावनाओं में बहकर बात नहीं करूंगा। ये देखिए, इंडिया दूसरे नंबर पर है, भारत में रिफाइनरीज दूसरे नंबर पर है, और दुनिया उस मुहिम पर पहुंच गई है कि जहां पर यूनाइटेड स्टेट है वो सबसे ज्यादा रिफाइन तेल देता है, 110 से 125 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है वो भारत, जिसकी जिंदगी गुजर गई खरीदते 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 खरीदते, आज वो बेचने के मुकाम पर पहुंच चुका है। आज उसने परसों के दिन 60 मिलियन मैट्रिक टन किसको भेजा है? रशिया को भेजा है, रिफाइंड पेट्रोलियम। यह भारत है। ध्यान रखना, यह चीन की उस चाल का काट है जो आज से 50 वर्ष पहले भारत को अपनानी थी, लेकिन उस समय की सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी। आज इच्छा शक्ति भी है, आज दम भी है, आज जिगर भी है, और आज ताकत भी है। और आज हम वो करके दिखा रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि हमने क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और रिफाइन करके उसको दुनिया में बेच रहे हैं, और हम दूसरे नंबर पर हैं। भारत उन चंद देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो तेल का व्यापार करते हैं। छाती सीना गर्व से फूल रहा है कि नहीं? अभी तो आगे देखिए, यह तो पहली स्लाइड है। ध्यान रखना, रशिया को अभी हमने तेल बेचा है। अमेरिका की चाहे जितनी बड़ी चाल हो जाए कि दुनिया का तेल बंद करके भारत को झुका दूंगा, वेनेजुएला से तेल लेने पर, अमेरिका से तेल लेने पर, तेरी ऐसी की तैसी। आजा, अब मैं दिखाता हूं एक एक करके। यहां देखिए, इंडिया अमंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स। विश्व के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में आज भारतवर्ष खड़ा हुआ है, बेचने वालों में। हम किस में आया करते थे? खरीदने वालों में। आ जाइए, अभी तो कितना बढ़ रहा है, 25% राइज इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, 25%। आपने देखा होगा रशिया की एक एक रिफाइनरी को यूक्रेन का यूज करके पूरे मिडिल ईस्ट ने, यूरोप ने, अमेरिका ने नास्ते नाबूद करवा दिया। रशिया जो तेल का सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता था, आज वो भारत से पेट्रोलियम खरीद रहा है और हम बेच रहे हैं टाल ठोक के। अरे इसीलिए तो जो लिंडसे ग्राहम मारा गया है, जिसको पता नहीं कर पा रही अमेरिका के रशिया ने मारा है कि ईरान ने, वही तो था जो 500% का टैरिफ लगा रहा था कि ना तो अमेरिका को, ना तो इंडिया जो है रशिया को तेल बेच पाए और ना उससे क्रूड ऑयल खरीद पाए। अभी आपको क्रूड ऑयल के दाम भी दिखा दूंगा, ध्यान रखना। आर्टिकल पर बनना, आपको बताता हूं कि भारत कहां जा रहा है, यह देखना आपकी भी जिम्मेदारी। देखिए, यह है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन 3 रिफाइनरी, एक तो पानीपत यहां दिल्ली के बगल में, एक गुजरात और एक बरौनी। इन तीनों ने अपनी क्षमता को डबल कर दिया है। कैसे? 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो अकेले आईओसीएल ने किया है। ध्यान रखना, हम अभी तक 239 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम ये प्रोड्यूस करते हैं मेरे जबस, और इतनी क्षमता के बावजूद हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कितना? 250 प्लस। अब इसमें 17.3 मिलियन मैट्रिक टन हम जोड़ने वाले हैं। यानी अगर हमारा पूरा हिसाब किताब 260 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम हो गया तो हम तो 300 पैदा करेंगे। यही यहां लिखा हुआ है।
कि हम 25% के राइज के साथ 300 मिलियन मैट्रिक टन पैदा करने जा रहे हैं और 2 से 2.5 साल के अंदर भारत विश्व में पहले नंबर का देश होगा जो दुनिया में रिफाइंड प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा होगा। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? कनेक्टिंग डॉट लिंक कीजिए कि यहां लिख के बता देता हूं एक बार कि क्यों हम कहते हैं कि 2047 तक भारत चमचमाता हुआ देश होगा, एक विकसित देश होगा। क्यों? देखिए ना, 2.5 साल का रोड मैप बता रहा हूं मैं तो केवल। अगर विश्व युद्ध भी होता है तो 5 साल में ये लड़कर खत्म होंगे। भारत से क्यों चिढ़ रहे हैं? क्योंकि इसकी इकोनॉमी नहीं रुक रही है। देखिए ना, कहां हम कल तक खरीदते थे, धुआंधार बेच रहे हैं। कहां हम कल तक सारे हथियार खरीदते थे, आज 40,000 करोड़ के हथियार, अपनी बनाई हुई अस्त्रा मिसाइल, ब्रह्मोस, आकाश तीर, हम धुआंधार बेच रहे हैं, पिनाका मिसाइल। अरे मेरे दोस्त, आप समझते होंगे भारत से चिढ़ते क्यों? सर भारत तो किसी को मारता नहीं है। डोभाल साहब तो ऐसा बयान देते हैं कि हमने किसी के मंदिर मस्जिद नहीं तोड़े, हमने किसी की संस्कृति पर हमला नहीं किया। यही तो हमारी गलती रह गई। यही तो हम चाणक्य को भूल गए कि सठे साठ्यम समाचरित होता है, कि जिसने हमको आघात पहुंचाया है हमको उसको वैसे ही जवाब देना चाहिए। लेकिन हमारी सहिष्णुता हमारे ऊपर कमजोरी बनकर भारी हो गई। इसी का तो अब हमें निजात पानी है इससे। देखिए यहां पर भारत 42 से 44 बिलियन डॉलर का क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब अगले 2 से 2.5 साल में यह 55 से 56 बिलियन डॉलर का ट्रेड करेगा। किसमें? पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट्स में, क्योंकि भारत से ज्यादा रिफाइनरी अमेरिका को छोड़कर कहीं नहीं है। गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है। कैसे इकोनॉमी जाएगी? अब पहले केवल अमेरिका डरा हुआ था कि मुझे चीन जैसा दूसरा देश नहीं चाहिए जो आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाए, जहां की लीडरशिप में पावर हो। अब चीन भी डर रहा है कि हम अमेरिका को पार नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत हमारे बराबर आ जाएगा। मैं ऐसी तैसी कराऊंगा साउथ एशिया में बैठकर। मैं सपने देख रहा था कि अमेरिका को हराऊंगा, पीछे से एक आदमी मेरे बराबर आएगा। आप टीस समझिए इनके अंदर की टीस क्या है। इनको दिक्कत क्या है भारत से? इनको दिक्कत है भारत से ये पता है आपको? चीन क्या करता था उस समय पर? चीन आयरन ओर खरीदता था और कार बनाकर धुआंधार बेचता था। भारत को वो ट्रिक उस टाइम अपनानी थी तो आज हम इतने नीचे नहीं होते। लेकिन अगर अब भी ना अपनाए तो नीचे रह जाएंगे। इसीलिए भारत क्रूड ऑयल ले रहा है और रिफाइन करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम, सल्यूट टू द नेशनल पॉलिसीज। सल्यूट करिए मेरे जाबाज नेशनल पॉलिटी को, सल्यूट करिए लीडरशिप को। शोइंग बिकमिंग वर्ल्ड्स रिफाइनरी, यानी स्लोली बिकमिंग वर्ल्ड्स रिफाइनरी, यानी हम 2 से 2.5-3 साल में पूरी दुनिया की रिफाइनरी बनने वाले हैं। आदमी के यहां तेल तो होगा लेकिन क्रूड ऑयल होगा, उसको खाएगा क्या और नहाएगा क्या? तो वो कहां से बन के जाएगा? वो बन के जाएगा हमारे यहां से। यानी आपके पास मैदा तो पड़ी है, लेकिन मैदा को आप किस चीज में बनाओगे? कैसे पूड़ियां? आपके पास तेल कहां है? वो तेल कौन देगा? वो तेल देगा भारत। आपके पास मोटरसाइकिल, कार, बस, गाड़ियां तो हैं, लेकिन आपके पास तो काला तेल पड़ा हुआ है। उसको पेट्रोलियम कौन बनाएगा? भारत बनाएगा। ध्यान रखना, हम विश्व का वो गेट पे बनने जा रहे हैं जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या, वो मुकाम पर पहुंचेगी और अब बताएगी चाइना को कि तरक्की किसको कहते हैं। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। अब कुछ लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं जो बार बार पूछते थे कहां जा रहे, कहां जा रहे, जाते रहते नए नए सूट पहनकर। ये देखो अब उनकी ऐसी हो रही है। ये कौन है? मलेशिया, इजराइल, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ओमान, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इटली, सेशेल्स, बहुत से देश ऐसे हैं जो मैंने यहां लगाए नहीं। अब आपको देखिए, इसी को कहते हैं जियोपॉलिटिक्स, कनेक्टिंग डॉट्स को कनेक्ट करना, कि मैं अब आपको बता नहीं रहा हूं, आप इस फोटो से समझ गए होंगे कि विदेश यात्राओं का क्या मतलब है। 800 साल तक अनइंटरप्टेड बिजली चलेगी भारत के अंदर। हम ऑस्ट्रेलिया इसलिए पहुंचे हैं, 14 साल से यह डील अटकी हुई थी, आज हम पहुंचकर यह डील क्लोज करके आए। आपको भारत के वर्चस्व की जानकारी होनी चाहिए। आप भारतवासी हैं और राष्ट्रवादी को अगर जानकारी नहीं होगी तो कॉकरोच जनता पार्टी के उन टोच्चों की तरह आप क्या करोगे? आप फंस जाओगे कैमरा वाले के सामने। वो कहेगा आप किस लिए यहां पर आए हैं? कि हम इसलिए आए हैं कि एनआरसी हो रहा है। अरे ये एनआरसी का प्रोटेस्ट है क्या? समझ गए? इसलिए आपको जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि भारत के गांव में बसने वाला जो व्यक्ति है, भारत का जो आम आदमी है, वही हमारी ताकत है, वही इस देश की ताकत है। यहां देखिए, इस आदमी के बेर बिक गए हैं, बेर बिक गए। ये क्या कहता है? भारत को बचाने कोई नहीं आया था, वो एक ऐसा दहाड़ता हुआ शेर है जो मैंने अभी आपको बोला ना, ये कुत्ते कितना भी दहाड़ लें शेर नहीं बन पाते, झूठ बोले कौवा काटे। समझ गए मेरे भाई? अब पाकिस्तान चाहे जो बोल ले, भारत थोड़ी बन जाएगा। इसने ये मुकाम, अब प्रॉब्लम इसको क्या हो गई है कि मेरे सामने अभी तक तो चाइना था, चाइना से ये डरता है, लेकिन भारत तो चाइना से 4 गुना खतरनाक है, क्योंकि आधा भारत तो अमेरिका में बैठा हुआ है, तुम ही उनसे चल रहे हो। यह बात ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। और यहां एक चीज देख लीजिए, इनका सीधा स्टेटमेंट यह है भारत सरकार का कि यह तो अभी ट्रेलर है, यानी अभी तो भारत की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी उसमें तो हम पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो हम यहां उलझे हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, उधर
चीन जो है सीपेक वाले इलाके को घेर के बैठा है, चीन के साथ बॉर्डर क्लैशेस हैं एलओसी पर और एक्चुअल लाइन कंट्रोल पर। नेपाल हमसे चिढ़ा बैठा है, नेपाल के बारे में भी बता दूंगा दोस्तों। यहां पर बांग्लादेश दिन और रात कोशिश कर रहा है भारत को तोड़ने की। तो अभी उन्होंने कहा अभी हम बॉर्डर का मसला सॉल्व कर रहे हैं, इकोनॉमी के लिए तो अभी हमने छोटे मोटे कदम लिए हैं। जब फुल फ्लैज में फाइल आएगी ना, धड़ धड़ कांपने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाएगा। यह भारत की डिप्लोमेसी है। इतना पढ़ने लिखने के बाद, दुनिया के देशों में एम्बेसडर बनने के बाद, भारत का विदेश मंत्री बनने के बाद, आईएफएस ऑफिसर बनकर जयशंकर साहब कहते हैं कि हमने इतने जिंदगी में एक ही चीज सीखी कि दुनिया में भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर चक्रधारी से बड़ा कोई डिप्लोमेट है नहीं, भगवान बजरंगबली से बड़ा कोई डिप्लोमेट है नहीं। यह पढ़ लिख कर हमको समझ में आया। और ध्यान रखना, भारत वही देश है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति करी थी, डिप्लोमेसी करी थी। ये टुच्चे मुच्चे देश आकर भारत को सिखा रहे हैं क्या डिप्लोमेसी क्या होती है। भारत में बैठे हुए कुछ गद्दार भारत के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि साहब विदेश नीति फेल हो गई। तुम जानते हो विदेश नीति क्या होती है? यहां देखिए, ये आप समझते होंगे, इसने कहा है कि मेरे साथ 150 करोड़ भारतीय हैं। तो क्या ये सिर्फ खराब समय में साथ लेने के लिए बोल रहा है? ऐसा नहीं, ये जिगरी है। और जिगरी जो होते हैं वे कभी भी मतलब से बात नहीं करते। ये देख लीजिए, इसने कहा है मेरे साथ भारत है और इसने अमेरिका को चैलेंज किया है ये कहकर कि अमेरिका ज्यादा ताकतवर ना समझे, मेरे साथ एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 150 करोड़ है, उसका नाम भारत है। ये आयरन डोम है, आज तक आयरन डोम इजराइल के अलावा अमेरिका की एक जगह है जहां पर बनता था। दूसरा कोई देश नहीं है जिसको आयरन डोम की टेक्नोलॉजी मिली हो या किसी ने इसका निर्माण किया हो। तो इतनी बड़ी दुनिया में 200 देशों में इजराइल जैसा, जो कि इजराइल टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, वो भारत पर भरोसा करता है। पता है क्यों? क्योंकि हम गद्दार नहीं हैं। हमारे देश में बैठे हुए कुछ गद्दार हैं, लेकिन सनातन की रगों में बहता हुआ भगवान श्री राम रूपी ये खून, ये गद्दार नहीं है। ध्यान रखना मेरे भाई। पर भारत में जो बाहर से गद्दार आए हैं उन्होंने हमेशा डसा है। भारत कभी किसी से हारा नहीं है, कभी कोई राजा बिना धोखे के मारा नहीं गया। हमारे अपनों ने ही हमको मारा है, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि झूठ बोले कौवा काटे। यहां देख लीजिए, यहां तेल अवीव इजराइल से लेकर ये भारत तक, अब भारत के अंदर ये बनेंगी तिमूर कोर डेवलपमेंट यही होगा, सिस्टम पूरा यहां लगेगा। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है कि अमेरिका के अलावा, क्योंकि अमेरिका को इजराइल ने बोल दिया है कि अब अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपके साथी नहीं है तो थोड़ा सा किनारा दे दीजिए, मैं भारत की तरफ निकल रहा हूं। और भारत दोनों हाथों से स्वागत कर रहा है। यहां सारे आयरन डोम के जो तिमोर मिसाइल है वो बनाए जाएंगे और पूरी दुनिया में जिसको जरूरत होगी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। भारत उसमें पार्टनर है। समझ गए मेरे जाबाज? अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए ना। मैं बता देता हूं। देखिए, अभी ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो क्लस्टर बम दागे थे, एक में से 80-80 गोले निकल रहे थे। तो यहां बैठा था इनका बाप, कौन? यह है आयरन डोम। यानी एक साथ इतनी मिसाइलें निकलती हैं कि इन सबको इंटरसेप्ट करती हैं और धूल धड़ाक धूल बनकर नीचे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जब गोले आते हैं तो यहां से 3 गुना 4 गुना मात्रा में मिसाइल निकलती है। कौन सी? तिमोर मिसाइल। उनका प्रोडक्शन, इजराइल इतना बड़ा देश नहीं है कि उनका प्रोडक्शन कर पाए, इसलिए किसको बोला? भारत को बोला कि आपके यहां बनाऊंगा, और भारत ने स्वागत किया दोनों हाथों से मेरे भाई। समझ गए? यह है आयरन डोम। देखिए यहां से ऐसे मिसाइलें निकलती हैं, इसका प्रोडक्शन भारत में होगा। अब आपको थोड़ा वर्चस्व दिखा दूं क्या? लिख दो एक बार, जय हिंद वंदे मातरम। देखिए टाटा एयरबस 295 पहली बार भारत में बन रहा है। और दे लो वोट इसको, सनातनी को मना किया था इसको वोट मत दो, ये डेवलपमेंट करेगा, और दे लो वोट। अब तुम्हारे लिए उड़ती हुई बस बन चुकी है। तुम्हारे देश में ब्रह्मोस बन रहा है, तुम्हारे देश में इजराइल के तिमिर इंटरसेप्टर बन रहे हैं, आयरन डोम टेक्नोलॉजी यहां आ रही है मेरे दोस्त, और दे लो वोट। यानी ध्यान रखो, पिछली सरकारों का फॉर्मूला था कि अगर आप रोड बनाएंगे तो उसमें गड्ढा होगा, उसमें बरसात में गड्ढा होगा तो लोग तुमको पकड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे कि ये क्या बनाया है, यहां गड्ढा हो गया। इससे अच्छा है पुरानी सरकारों का फॉर्मूला अपनाओ कि रोड ही नहीं बनाना, ना गड्ढा होगा, ना कोई गिरेगा, ना कोई जिम्मेदारी रहेगी, बात खत्म। अब आप गड्ढा बनाओगे तो इसका मतलब यह है कि रोड आपने बनाया होगा तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। इसीलिए बोलता हूं कि दुरंगी चाल दुनिया की कठिनता से गुजारा है, अगर बोलो तो बकवादी, ना बोलो तो गुमानी है मेरे दोस्त। कोई ना कोई आपको गाली देगा, आपसे जलेगा, और अगर कोई आपसे जल रहा है, गाली दे रहा है, आपकी कॉपी कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप सक्सेसफुल हो गए हो। समझ गए? तो यह आपको ध्यान रखना है कि भारत अब एक ऐसे मुकाम पर जा रहा है कि उसको रोकना मुश्किल नहीं। हमको भविष्य मलिका में लिखा हुआ है कि बहुत जल्द एक सन्यासी भारत का नेतृत्व करेगा, और वो समय होगा कि भारतवर्ष विश्वगुरु बनकर, विश्व शक्ति बनकर विश्व पटल पर अपना प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा। यही भारत की नियति में लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूं ना कैसे। देखिए डिफेंस में, ऑयल में भारत क्या बन चुका है? एक्सपोर्टर बन चुका है।
देखिए एक साथ बहुत सारी मिसाइल आती हैं, तो इनके इनके दोस्तों एक मिनट, इनके प्रोडक्शन के लिए भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन होगा, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है। इतना विशाल देश कौन नहीं है? इजराइल नहीं है मेरे देश। अब आपको एक सबसे तगड़ा पॉइंट बता दे, सबसे तगड़ा मेरे प्यारे भाई, दुनिया में यह एक ऐसा देश है जिसको भारतवर्ष कहते हैं, कि जिसके जिगरी यार है इजराइल यानी तेल अवीव, और भारत उसके कट्टर दुश्मन से भी तेल लेता है, चाबाहार पोर्ट से व्यापार करता है इसके कट्टर दुश्मन से भी, और यह इसका जिगरी है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भूमि। इसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमैट। कौन है? भारतवर्ष है। समझ गए? दो कट्टर दुश्मनों से खूब दोस्ती, यह है भारतवर्ष, और यही पहचान है विश्व गुरु की। क्लियर है? अरे लिखना कमेंट सेक्शन में, आपको डॉट कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। अब आ जाइए, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा देता हूं। पहले सिर्फ यह डरता था कि यार कहीं चीन जैसा दूसरा देश पैदा ना हो जाए, जैसे चीन ने परेशान कर रखा है वैसे ये भी ना करते। अब इसकी भी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, और आपको बताऊं इन दोनों की ऐसी तैसी होगी, ये भी जाएगा, इसकी भी सरकार जाएगी, इसकी भी जाएगी। क्यों? बता देता हूं। देखिए भारत हर जगह हर देश में जाकर अपने डिप्लोमेटिक कनेक्शंस रिलेशंस मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसको विश्व को लीड करना है। यह आदमी 2026 में सिर्फ एक जगह गया है, और वो भी कहां? नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, केवल एक जगह। पता है क्यों? आप कहेंगे सर वही तो, वो तो कोई भी कर देगा, वो तो बम छोड़ देगा। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। ये डर की वजह से नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी आर्मी में बगावत है। इसको हर समय डर लग रहा है कहीं मेरा तख्ता ना पलट हो जाए, आर्मी टेक ओवर कर ले। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को जो भ्रष्ट थे आर्मी में, इसने उनको गिरफ्तार करवा के जेल भिजवा दिया है, कुछ को करप्शन के तौर पर निकलवा दिया है, तो आर्मी में इसके खिलाफ विद्रोह है। तो इसको लगता है कि मैं कहीं बाहर गया तो बाहर ही ना रह जाऊं, अंदर कू हो जाए, इसलिए वो जा ही नहीं रहा है बाहर, किसी से मिल ही नहीं रहा है। उसने जितनी भी मीटिंग करी है तो अपने देश में ही सबको बुलाना चाह रहा है, और वहां हर आदमी आएगा नहीं। समझ गए? तो बाहर कहीं गया ही नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? इसको भी डर लग रहा है कि मैं तो समझ रहा था अमेरिका से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है जब तक मैं अमेरिका से आगे निकलूंगा भारत मेरे बराबर ना आ जाए, जिस स्पीड से बढ़ रहा है। अरे भारत ने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो हम अपने पड़ोसियों को संभाल रहे हैं जो बॉर्डरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे करके उनके दांतों को दुचल रहे हैं हम बॉर्डर पर ही। अभी इकोनॉमी का खेल तो हम शुरू करेंगे। इसी मंच से मैं लेकर आऊंगा आर्टिकल कि कैसे भारत कहां तरक्की कर रहा है। अमेरिका ऐसे ही थोड़ी डर रहा है। ये देखिए, ये इसका दोस्त मर गया, लिंडसे ग्राहम। ये वही आदमी है जो 500% का टैरिफ लगा रहा था किस पर? रशिया पर, कि भारत उसको तेल ना बेचे और भारत रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीदे। 500% ऑयल लगा दो। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, भारत वहां से खरीद नहीं पाएगा। रशिया पर हम 500% के सैंक्शन लगा देंगे, भारत वहां से खरीद नहीं पाएगा। तो क्या बचा? बचा एक ही जगह, या तो बचेगा वेनेजुएला या बचेगा अमेरिका। जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन उसको नहीं पता कि वहां डोभाल साहब भी बैठे हैं। तू जहां से सोचना शुरू करता है वो आदमी वहां से स्टार्ट करता है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, तेरी सोच जहां एंड हो जाएगी, खत्म, ये वहां से स्टार्ट करेगा जो डोभाल नाम का व्यक्ति है देश के अंदर बैठा है। इसको ईरान ने मारा है कि रशिया ने मारा है, ये समझ ही नहीं पा रहे इसको, ग्राहम बेल को। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एक थोड़ा सा आपको चैलेंज बता देता हूं। क्या चैलेंज है? यहां देखिए एक बार, ये खरग आइलैंड है, ये इतना बड़ा आइलैंड है ईरान का। दोस्तों भारत जितना तेल लेता है ना, उतने से ज्यादा ये अकेला पैदा कर देता है। ये इतना बड़ा आइलैंड है खरग आइलैंड। इसके फैसिलिटीज पर अटैक किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। यहां देखिए ये बुशर आइलैंड, इसके फैसिलिटीज पर अटैक किया गया। यानी जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं ईरान के अंदर, सब जगह अटैक किया गया है। यानी इनमें फुल फ्लैज वॉर शुरू हो गया है। पहले 80 जगह पर अटैक किया था, फिर 140, फिर 188। अब आपको बता देता हूं, देखिए इस युद्ध में क्या हो रहा है। 90% ऑफ ईरान क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट यहां से होता है, खारग आइलैंड से, और इसी पर अटैक करा है अमेरिका ने। इसीलिए तो चाबार पर अटैक करा था कि ईरान को तो कूट ही रहे हैं, हो सकता है भारत को भी नुकसान दे दें, इसलिए चाबार का रडार भी उड़ा दिया, चाबार के पोर्ट पर भी अटैक कर दिया। लेकिन भारत कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है, वो केवल ट्रंप की बगल में ही थोड़ी बैठता है। दुनिया में हमारी बड़ी पहचान है, हमारे हर जगह से रिश्ते हैं। तुम एक रास्ता रोकोगे, हम उतरकर सड़क के गड्ढे भरने वालों में से नहीं है, हम गाड़ी मोड़कर दूसरे रोड पर रफ्तार तेज करने वालों में से हैं। ध्यान रखना, यह भारत है। और इसीलिए हमने क्या किया दोस्तों, जितने भी टारगेट इन्होंने किए हैं वो सारे ईरान को बर्बाद करने के लिए, कि ईरान उल्टे अटैक कर रहा है। मैं आपको ईरान के अटैक भी एक बार दिखा देता हूं कि 4 साल में यूक्रेन जितने हथियार खत्म नहीं कर पाया, 32 दिन के अंदर अमेरिका ने उतने हथियार चला दिए। अभी तक यूक्रेन ने 4 साल में इतने बॉम्ब नहीं चलाए जितने यूएसए 1 साल में 600 फ्लीट बना रहा है, और इन्होंने ये 14 दिन में चला दिए। यानी यूएस पर अपनी इन्वेंट्री खत्म हो गई, हथियार खत्म हो गए यूएसए पर। इसीलिए वो बार बार कह रहा था कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, हथियार बन रहे हैं वहां पर। ये दोबारा अटैक शुरू हो गए।
आपको दिखा रहा हूं, पूरा ब्यौरा देख लीजिए। यूक्रेन ओवर 4 इयर्स, जितने लिंडसा वाइल्म्स नोटेड मोर पैट्रियट्स, इतने पैट्रियट यूक्रेन ने 4 साल में नहीं चलाए जितने 14 दिन में चला दिया अमेरिका ने। मैं आपको यही तो दिखाना चाह रहा हूं, आप देखिए तो एक बार। अब आपको बताता हूं यूएसए का नुकसान। कुवैत को बर्बाद कर दिया, आईआरजीसी का क्लेम है। कतर पर इनके जो बेस थे उनको उड़ा दिया गया है, आईआरजीसी का क्लेम है। जॉर्डन पर, जॉर्डन तो बहुत अंदर है, उसको भी उड़ा दिया गया है, आईआरजीसी का क्लेम है। बहरीन में इनके जितने भी 5th फ्लीट है, ये 5th फ्लीट तो मंदिर का घंटा बन गई है, न जाने कितनी बार कूटी गई है। तो कतर की ये जो बहरीन की 5th फ्लीट है, इसको भी उड़ा दिया है, आईआरजीसी का क्लेम है। और ओमान में भी आईआरजीसी ने कहा इनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहां हथियार रखे भेजे जाते हैं, वो सब उड़ा दिया है। आपको क्या लग रहा है, ये युद्ध रुक रहा था क्या? पाकिस्तान ऐसे ही भागादौड़ी कर रहा था क्या मेरे प्यारे भाई? अब आपको एक बड़ी खबर बताऊं, ये देखिए, ये भारत के रक्षा मंत्री हैं, इनके सामने ट्राई कमांड का प्रपोजल आ गया। मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था आपसे ट्राई कमांड, यानी भारत में 17 कमांड के आसपास है मेरे प्यारे भाई, और 17 कमांड को अब हटाकर केवल 3 कमांड भारत के अंदर रहेंगी। देखिए, जैसे ये भारत है, मान लीजिए एक कमांड रहेगी यहां, ये पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए काम करेगी। एक कमांड रहेगी सेंट्रल कमांड, ये वाली कमांड चाइना को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। और एक कमांड रहेगी यहां पर तमिलनाडु में, ये पूरा कोस्टल एरिया देखेगी, जो भारत का जितना भी समुद्री तट है। 3 कमांड रहेंगी, इसको बोलते हैं ट्राई कमांड। मैंने इसका आपको विवरण बताया हुआ है। एक चीज और बता देता हूं आपको कि इन तीनों कमांडों में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, और ये आन है, ये आन भारत की शान को बचाएगी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हर एक ट्राई कमांड में तीनों फोर्स होंगी, जिससे हमें कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत ना हो। भारत पूर्ण रूप से इस सुदर्शन चक्र फ्लीट के अंदर है। इसको कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ सुदर्शन चक्र। यह है दोस्तों 1 2 3, पाकिस्तान, चाइना और यहां नीचे पूरा समुद्री तट। अब आप एक आदमी पर ध्यान दे रहे होंगे, कहेंगे सर ये आदमी नंगा करके आपने यहां क्यों खड़ा किया हुआ है? ये इसके 6 पैक एप्स नहीं दिख रहे आपको? ये अपने आप को बेचारा बता रहा है, कह रहा है मैं ऐसे ही घूमने आया था सर, मुझे छोड़ दीजिए। ये पता है किसने बताया? ये मैथ्यू बेंडेक जो हमने पकड़ा हुआ है ना, ये रहा। ये कह रहा है मेरे साथ यूक्रेनी आए। देखिए, ये यूक्रेनियन औरत पकड़ी गई है बिहार बॉर्डर पर, ये आदमी पकड़ा गया है, ये यूएस स्पेशल फोर्स का आदमी है। अब ये क्या, इसकी कहानी सुनोगे? ये क्या कहता है, सर मैं नेपाल से भारत में आया था, फिर तमिलनाडु आया, फिर हैदराबाद गया था, हैदराबाद से कुछ काम था तो केरल गया, केरल से कुछ काम था तो गोवा पहुंचा, गोवा से बेंगलोर आया, बेंगलोर से गुजरात गया, गुजरात से दोबारा जा रहा था कहां, नेपाल, मुझे पकड़ लिया। तेरी ऐसी की तैसी कर दूं, तेरा पासपोर्ट खो गया, वहां अपने एम्बेसी को फोन करता, वो पासपोर्ट रिन्यू करते, तब घूमता। गद्दार, ऐसे मैथ्यू बेंडेक जैसे 300 आदमी घूम रहे हैं, ये इसी ने बताया है, ध्यान रखना। एनआईए इनको चूरन दे रही है। ऐसे आदमियों को पकड़ना जरूरी है मेरे दोस्त, और इसीलिए ट्राई कमांड आ रही है कि अब इनको पकड़ेंगे नहीं, इनका डायरेक्ट जय हिंद वंदे मातरम की रूह कांपे भारत में घुसने से पहले। और ये आदमी देख लीजिए, मैथ्यू बेंडेक, पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैं खाना नहीं खाऊंगा, मम्मी मुझे पास्ता दीजिए। मम्मी तो तुझे पास्ता देगी बेटा, अब तुझे पास्ता देगी तिहाड़ में। ये 50 दिन से जूस पी रहा है, लेकिन कह रहा है मुझे अमेरिकन पास्ता चाहिए। बताओ, इसके लिए कर दें व्यवस्था अमेरिकन पास्ता की? थोड़ी लाल मिर्च ज्यादा हो जाएंगी और तो कोई दिक्कत नहीं है, रॉकेट की तरह जाएगा धुआं देता हुआ। करवा दें व्यवस्था इसकी? ऐसे आदमियों की व्यवस्था होना जरूरी है मेरे जाबाज। ध्यान रखना, मैं सारी न्यूज आज की आपके सामने कवर कर चुका हूं। 2 न्यूज रह गई है, वो मैं आपको ले आऊंगा। आप आर्टिकल देखना मत भूलना कि बालेंद्र शाह के खिलाफ दोबारा से जेएनजी सड़कों पर आ गया है नेपाल के अंदर। यह आर्टिकल मैं अलग से ले आऊंगा। अपना ख्याल रखिए, सशक्त भारत में जीने के लिए तैयार रहिए, और धागा खोल एनालिसिस का एक भी एपिसोड आपसे छूटे नहीं। आप जीतेंगे को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाना, जिससे हर एक वीडियो का लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।